हेलो एवरीवन। आज भी हम केस स्टडीज ही करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फर्स्ट केस स्टडी ऑफ द डे इज़ द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी रेंजेस बिटवीन 10 to 12% फॉर द पास्ट 3 years। लास्ट 3 years से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब जितना इन्वेस्ट किया कंपनी में कंपनी ने उस पर जो रिटर्न मिल रहा है वो 10 to 12% मिल रहा है। टू फाइनेंस इट्स फ्यूचर फिक्स्ड कैपिटल नीड, फ्यूचर में फिक्स्ड कैपिटल की ज़रूरत है और उसे पूरा करने के लिए द कंपनी हैज़ द ऑप्शंस फॉर बोरोइंग डेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% एंड द सेकेंड ऑप्शन इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%। विच सोर्स ऑफ डेप्ट, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इज़ बेटर? गिव रीज़न इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। ऑल्सो स्टेट द कंसेप्ट बीइंग यूज्ड इन टेकिंग द डिसीजन। इफ़ यू रिमेंबर, जब ये चैप्टर किया था एक कंसेप्ट आया था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इन दैट कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि अगर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का बेनिफिट लेना है या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसी सिचुएशन में बेनिफिशियल है जब बोरोड कैपिटल का बर्डन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से कम हो, ROI से बर्डन कम हो। यहाँ ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो 10 to 12% है, कभी 10 हो रहा है, कभी 11 तो कभी 12। बट ऑन द अदर साइड अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट 13% देने लग जाए तो बर्डन हो जाएगा, इससे तो कंपनी को लॉस होना शुरू हो जाएगा, अर्निंग पर शेयर वैल्यू डाउन हो जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। दैट इज़ वाई कंपनी शुड ऑप्ट विथ ऑप्शन ए। सेकेंड वन इज़ मिस्टर रोहित इज़ इनटू ट्रांसपोर्ट बिजनेस। हिज बसेस आर हायर्ड बाय schools for transportation of students. He is willing to expand and diversify his business to interstate transportation purpose. Enumerate any 6 factors that will affect his fixed capital requirement. तो यहाँ पर आपको वो फैक्टर्स लिखने हैं जो एक फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट में हेल्प करते हैं चूज़ करने में। हमने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, यू हैव टू मेंशन 6 फैक्टर्स आउट ऑफ दीज। Surat Limited, a firm manufacturing textile, wished to diversify their business. They were considering 2 options, either to diversify into manufacturing toothpaste और switches. अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने 2 ऑप्शन सोचे। They wanted to invest in the purchase of land to set up a manufacturing unit in the backward area of Gujarat, which would also lead to the generation of employment opportunity in the area. क्योंकि बैकवर्ड एरिया में वो एक अपनी इंडस्ट्री को, अपनी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने वाले हैं, तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट ओनली आफ्टर फुलफिलिंग ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स टू एंश्योर दैट एनवायरनमेंट वॉज नॉट पॉल्यूटेड। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ द कंपनी मिस्टर रामकांत वॉज आस्क्ड बाय द मैनेजमेंट टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द फैक्टर्स विच शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल मेकिंग द अबव इन्वेस्टमेंट डिसीजन। क्योंकि इतने ह्यूज लेवल की इन्वेस्टमेंट है तो ये बिल्कुल बेनिफिशियल रहेगा, सोच लेना चाहिए पहले ही किस तरीके से ये जो इन्वेस्टमेंट है बेनिफिशियल रहेगी। 2 बातें जो ध्यान में रखनी चाहिए, एक तो है कैश फ्लो, मतलब जितना आज पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, कितने ईयर्स में कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकेंड वन इज़ रेट ऑफ रिटर्न, जितना इन्वेस्टमेंट है उस पर कितना रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। एंड डेफिनेटली जब भी रेट ऑफ रिटर्न की बात की जाती है तो रिस्क के साथ ही एनालाइज किया जाता है। बी क्वेश्चन में पूछा है कि ये डिसीज़न के बारे में सोचना क्यों ज़रूरी है, इनके फैक्टर्स के बारे में कंसीडर करना क्यों ज़रूरी है। सो द आंसर इज सिंपल, अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, लॉस नहीं चाहिए, तो ये ज़रूरी है कि सब बातों को एनालाइज कर लिया जाए। Abhishek Limited is manufacturing cotton cloths. It has been consistently earning good profit for many years. This year too, it has been able to generate enough profits. There is availability of enough cash in the company and good prospectus for growth in the future. It is a well-managed organization and believes in quality, equal employment opportunities, and good remuneration practices. It has many shareholders who prefer to receive a regular income from their investment. इस पैरा में बात अभी तक जो की गई है वो ये की गई है, कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी के पास कैश भी है अवेलेबल और साथ ही साथ फ्यूचर में ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी भी है। ऐसे कई शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के जो चाहते हैं कि रेगुलर इनकम रिसीव हो उन्हें। इट हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 50 lakh from ICICI Bank and is bound by certain restriction on the payment of dividend
अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट। होता है ना कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट, अगर आपने लोन लिया हुआ है किसी से तो वो डिविडेंड डिसीजन में इंटरफेयर कर सकता है, तो वही कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट ICICI बैंक कर रहा है। The above discussion about the company leads to various factors which decide how much of the profit should be retained and how much has to be distributed by the company। ये डिविडेंड डिसीजन का पॉइंट है कि कितना अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रख लेना चाहिए एज रिटेन्ड अर्निंग और कितना डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए एज अ डिविडेंड। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ऊपर लाइंस में इस पैरा में एक्सप्लेन किए गए हैं, उन्हीं लाइंस को चूज़ करके आपको फैक्टर बताने हैं। एक फैक्टर ऑफ डिविडेंड डिसीजन था स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। यहाँ पर एक लाइन बोली गई थी, सेकेंड लाइन, इट हैज़ बीन कंसिस्टेंटली अर्निंग गुड प्रॉफिट। लगातार कंपनी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रही है फॉर मैनी ईयर्स। तो ये लाइन बताती है कि कंपनी की अर्निंग स्टेबल है एंड स्टेबिलिटी मीन्स डिविडेंड को ज़्यादा डिक्लेयर किया जा सकता है। अच्छा, एक ये पॉइंट भी था कि ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट होने का मतलब कि कैश भी अवेलेबल हो, बट यहाँ कहा हुआ है कि कैश भी अवेलेबल है। देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ इनफ कैश इन द कंपनी। सो इट शोज़ कि कैश फ्लो पोजीशन भी अच्छी है। अगर कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है, अगेन डिविडेंड को डिवाइड किया जा सकता है। एक साथ में ये भी कहा है कि गुड प्रोस्पेक्टस फॉर ग्रोथ इन फ्यूचर, मतलब कंपनी के पास फ्यूचर में ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जब अपॉर्चुनिटी होती है तो यही सजेस्ट किया जाता है कि पैसा कम से कम डिविडेंड में दिया जाए। और एक लाइन थी कि जिसमें शेयर होल्डर ये एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें रेगुलर इनकम रिसीव हो। तो ऐसे केस में शेयर होल्डर प्रेफरेंस हो जाती है। अगर चाहते हैं वो रेगुलर इनकम वाले शेयर होल्डर्स हैं तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन भी पूरी ध्यान में रखनी पड़ती है। सो दीज वर द लाइंस एंड दोज आर द सम फैक्टर्स विच अफेक्ट डिविडेंड डिसीजन। हाउएवर सुनने में बहुत ईजी लगता है, बट ऑनेस्टली सेइंग ये फैक्टर्स जब तक आपको अच्छे तरीके से लर्न नहीं है तब तक आप इसका आंसर नहीं राइट कर सकते। सो लर्न ऑल द लेसन थोरोली। G Motor is the manufacturer of sophisticated cranes. The production manager of the company reported to the Chief Executive Officer Ashish Jain that one of the machine used in manufacturing sophisticated cranes had to be replaced to compete in the market। यानी कि अगर मार्केट में compete करना है तो एक मशीन को बदलना पड़ेगा। As other competitors were using automatic machines for manufacturing cranes, क्योंकि जो competitors है वो new machines, modern machines यूज़ कर रहे हैं। After detailed analysis, it was decided to purchase a new automatic machine having the latest technology. It was also decided to finance this machine through long-term sources of finance. Ashish Jain compared various machines and decided to invest in the machine which would yield the maximum return to its investor. तो आशीष जैन ने वो डिसीज़न लिया जिससे rate of return high हो। Identify the financial decision taken by आशीष जैन। ये लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस लिया जा रहा है जिसके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस लिया जा रहा है। बी पॉइंट में पूछा एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसीजन आइडेंटिफाइंग ए अबव। कोई भी 3 फैक्टर्स मेंशन कर देना जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड प्रैक्टिकल भी है एंड डेफिनेटली ये केस स्टडी आपके CBSE 2019 में भी आई है तो ये इम्पोर्टेंट भी है। ये जो केस स्टडी है ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम डेब्ट और इक्विटी कैपिटल का मिक्सचर लेकर चले तो EPS दैट इज़ अर्निंग पर शेयर वैल्यू को इंक्रीज़ किया जा सकता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाया जा सकता है। उसके कई रीजंस थे बेनिफिट क्यों होता है, क्योंकि इंटरेस्ट से टैक्स बच जाता है और अल्टीमेटली बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाता है। बट हर वक्त ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यूज़फुल नहीं होता है। कुछ केसेस में डेब्ट कैपिटल को यूज़ करना नुकसान भी पहुंचा सकता है और ये तब होता है जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है और इंटरेस्ट ऑन डेब्ट यानी कि जो आपको डेब्ट पे इंटरेस्ट पे करना है वो हाई है। फॉर दैट आप एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी की वीडियो अगेन वॉच कर लेना या उसका कॉन्सेप्ट अगेन समझ लेना। दिस केस स्टडी इज़ अबाउट स्मार्ट स्टेशनरी लिमिटेड दैट वांट टू रेज फंड ऑफ 40 lakh फॉर इट्स न्यू प्रोजेक्ट। द मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी टू रेज दिस अमाउंट। तो मैनेजमेंट ने 3 मिक्सचर निकाले, या तो वो 40 लाख पूरे ही इक्विटी से जनरेट करने की सोच रही है, सेकंड अल्टरनेटिव में सोच रही है कि 30 लाख के इक्विटी ले ली जाए, 10 लाख के डेप्ट ले लिए जाए, और थर्ड ऑप्शन में सोच रहे कि 10 लाख के इक्विटी ले लिए जाए और डेप्ट के 30। अदर डिटेल्स गिवन है। इंटरेस्ट ऑन
और डेप्ट जो डेप्ट लिया जाएगा उस पर 9% देना होगा, और इक्विटी शेयर होल्डर्स की फेस वैल्यू 100 रहेगी, यानी कि जितने भी अमाउंट है उसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो शेयर वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। टैक्स रेट 30% है। EPS अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 8 लाख, कंपनी की अर्निंग जो है वो 8 लाख रुपीज़ रहेगी। अगर ये 40 लाख रुपीज़ का जनरेट करके इन्वेस्ट किया जाता है तो इस 40 लाख पर 8 लाख रुपीज़ लगभग अर्निंग हो जाएगी। एंड यू आर सपोज टू अंडर विच ऑफ द 3 alternatives will the company be able to take advantage on trading on equity, and does earning per share rise with increase in debt? इसे आपको खुद सॉल्व करना है। आई होप कि जब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कंसेप्ट किया था, ये क्वेश्चन किया था, मैंने समझाया था, तब आपको समझ आ गया होगा। सो आपको ये ट्राई करना है। एंड सेकंड क्वेश्चन में आपको ये आंसर देना है कि डज अर्निंग पर शेयर ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेप्ट, जब डेप्ट को इंक्रीज़ किया जाएगा क्या अर्निंग पर शेयर हमेशा बढ़ेगा? तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी में बिल्कुल क्लियरली बताया गया था, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हायर है, इंटरेस्ट जो डेप्ट पे इंटरेस्ट पे करना है उससे, तब तक बेनिफिशियल रहेगा। बट अगर ROI कम हो जाता है देन इट विल नो लॉन्गर बेनिफिशियल। So that's it for today. Hope you understand today's lecture. You should try these case studies on your own. Thank you.